नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। पद परिचय की कक्षा हमारी चल रही थी बच्चों, और हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ लिया था। इस बीच हम लोग एक सजीव कक्षा में भी मिले थे और हम लोगों ने सीधे सीधे बातचीत की थी, और हम लोगों ने उस कक्षा में क्रिया को भी समझ लिया था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इस व्हाइट बोर्ड पे मैं कुछ लिख करके और एक उदाहरण के साथ अगर आपको समझाऊं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और आप लोगों ने भी कहा था कि हाँ ये ठीक रहेगा, तो मैंने सोचा कि क्रिया का एक वीडियो क्यों न बना दिया जाए। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया का कर्म क्या होता है, क्रिया का कर्ता कौन होता है। इतना आधारभूत चीज समझ लेने के बाद बच्चों फिर हम समझेंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। वास्तव में कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और प्रेरणा के आधार पर भी क्रियाओं का मानदंड तय किया जाता है। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसके बाद क्रिया का स्थान कहाँ पर है, प्रयुक्त होने वाली क्रिया का स्थान कहाँ है। अगर क्रिया अंत में लगती है तो समापिका कहलाती है, और अगर क्रिया वाक्य के बीच में लगती है तो उसे असमापिका कहा जाता है। तो इस तरह से क्रिया के अनेक प्रकार हो सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक अनुभव है, मुझे जो समझ में आता है, मैंने ये देखा है कि क्रिया का जब हम पद परिचय लिखते हैं तो हम यही बताते हैं कि क्रिया कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। पहले तो हम ये पहचानते हैं कि वो क्रिया है कि नहीं है, फिर हम ये पहचानते हैं कि वह सकर्मक है कि नहीं है, वह अकर्मक है क्या, अगर सकर्मक है तो फिर उसका कर्म कौन सा है, और क्रिया पर लिंग वचन का क्या प्रभाव पड़ रहा है हम ये भी तय करते हैं। तो अभी तक तो बोर्ड की परीक्षाओं में इतने ही सवालात आया किए हैं बच्चों, इसलिए हमारा जो मुख्य ध्यान रहेगा वो पद परिचय पे रहेगा कि क्रिया का मुख्य पद परिचय क्या होता है, किन किन व्याकरणिक कोटियों से हम क्रिया को पहचानते हैं। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग प्रेरणार्थक और समापिका क्रियाओं पर भी बातचीत कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कक्षा को बच्चों। मैं आपको क्रिया के बारे में जानकारी देता हूं। क्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, कभी कभी बच्चे जो है वो क्रिया और कर्म में भ्रमित हो जाते हैं। क्रिया जब किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जब किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, किसी कार्य के करने या होने का बोध। तो बच्चों जब किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, जरूरी नहीं कि उस कार्य को किया ही जाए, वह कार्य होता हुआ भी दिख रहा है तो भी वह क्रिया होती है। तो जब किसी शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो वह जो शब्द है, जो यह कार्य के करने या होने का बोध कराता है, वही शब्द क्रिया कहलाती है बच्चों। आइए इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं, श्याम खाना खाता है, वह घर जाकर लौटा है। यहां पर मैं 3 अलग अलग तरह के उदाहरण आपको लिख के दिखाया हूं, और देखिए कितनी मजेदार बात इन तीनों उदाहरणों में आपको दिखाई देगी बच्चों। देखिए, पक्षी उड़ते हैं, किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ने का काम हो रहा है, उड़ने का बोध हो रहा है, उड़ते हैं क्रिया हो गई। श्याम खाना खाता है, यहां किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है, इसलिए खाना खाना क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं,
कार्य के होने का बोध हो रहा है। श्याम खाना खाता है, श्याम के द्वारा काम किए जाने का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर खाना खाता है क्रिया होगी। वह घर जाकर लौटा है, यहां पर आपको दो क्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जाकर और लौटा है, दोनों ही क्रियाएं हैं। तो ऐसा भी होता है कि किसी एक वाक्य में आपको दो दो क्रियाएं देखने को मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये भी हम समझेंगे। बहरहाल मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया है, तो मैं यहीं पे समझा दूं आपको कि कभी कभी वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आपस में मिलकर एक संपूर्ण अर्थ को देती हैं। इसे संयुक्त क्रिया भी कहा जाता है बच्चों, यहीं पर आप समझ लें, इसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। तो इस तरह से बच्चों किसी कार्य के करने या होने का जब बोध हो तो उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कभी कभी होता यह है बच्चों कि मैंने अक्सर बच्चों से पूछा है कि बताइए क्रिया क्या होती है, तो बच्चे बता देते हैं कि किसी शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। फिर मैं जैसे ही पूछता हूं कि तो कर्म क्या है, तो बच्चे तुरंत भ्रमित हो जाते हैं कि क्रिया और कर्म लगभग एक ही जैसा शब्द, एक ही जैसा ध्वनि, सब कुछ एक जैसा लग रहा है, तो कहीं कर्म ही तो क्रिया नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर एक बार थोड़ी सी समझ बना लेते हैं कि कर्ता, क्रिया और कर्म में क्या एक मूल फर्क है, उसके बाद हम क्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। मैं इसे मिटाता हूं। इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा किसी कार्य का होना, किसी कार्य का करना, और किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, वहां पर क्रिया, क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं और एक बार हम सभी ये समझ लें कि कर्म क्या है और क्रिया क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक दो उदाहरण लिखता हूं, उसमें आपको लगेगा कि कुछ चीजों की जरूरत है और कहीं पर आपको लगेगा कि कुछ शब्दों की जरूरत है, कहीं पर आपको लगेगा कि वाक्य पूर्ण है। जैसे मैं एक उदाहरण लिखा कि वह रोज रोता है, ये पहला उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। दूसरा, श्याम खाता है। इन्हीं दो उदाहरणों पर अगर हम गौर करें बच्चों, तो हम क्या देखने जा रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहां पर मैं लिख देता हूं कर्म और क्रिया की पहचान कर रहे हैं। कर्म और क्रिया कैसे हम पहचानेंगे, मैं इसी बात पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा, जब मैं ये उदाहरण लिखने लगा तो मैंने आपको बताया कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्रिया अपना पूरा अर्थ दे देती है, लेकिन कभी कभी क्रिया लगता है कि कुछ और चीजें कहने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पर हमें कर्म और क्रिया का फर्क दिखाई देता है। देखिए उसे हम कैसे समझते हैं। देखिए, वह रोज रोता है, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक व्यक्ति है जो रोज रोता है। फिर यहां पर क्रिया अपना संपूर्ण अर्थ दे दी, उसे अन्य किसी शब्द की जरूरत नहीं है, वह रोज रोता है। लेकिन श्याम खाता है, अभी बात स्पष्ट नहीं हुई, कोई ऐसी चीज है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। तो यदि हम स्पष्ट कर दें श्याम खाता है, क्या खाता है, मान लीजिए मैंने कहा सेब, तब जाकर के बात स्पष्ट हुई है कि खाना क्रिया को जब हम स्पष्ट करना चाहेंगे तो सेव का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के यह बात पूर्ण होती है कि राम सेव खाता है, श्याम सेव खाता है। मतलब ये कि क्रिया को संपूर्ण अर्थ देने के लिए किसी दूसरे शब्द की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और वह शब्द जो होता है वह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, चरित्र कुछ भी हो सकता है, वही क्रिया का कर्म होता है, ठीक है। अब इसे साधारण अर्थों में समझिए कि क्रिया के होने का,
क्रिया के करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो खाना क्रिया है, खाना क्रिया का प्रभाव सेव पर पड़ रहा है। ठीक है भाई, आदमी खाता है तो सेव को काटता है, पीटता है, मुंह में डालता है, चबाता है, तब फिर उसे खाता है और उसका भोजन कंप्लीट पूरा होता है। ठीक है, तो कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है वही वस्तु क्रिया का कर्म कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ना, वह रोज रोता है, क्रिया पूर्ण हो गई, किसी तीसरे चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ी, है ना, जिस पर कि रोने का प्रभाव पड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि श्याम खाता है, तो खाने का प्रभाव किसी चीज पर पड़ रहा है और वह वस्तु है सेव, या वह वस्तु है भोजन, वह वस्तु है चॉकलेट, मिठाई, कुछ भी हो सकता है जिस पर श्याम की क्रिया करने का प्रभाव पड़े, खाना खाने का प्रभाव पड़े, वही कर्म कहलाता है। कुछ उदाहरण मैं और लिखता हूं, देखिए। वह सुबह जल्दी उठता है। वह रोज 1 घंटा लिखता है। अब फिर इन दोनों वाक्यों पर आप विचार करिए। अब शायद आप जो पहला वाक्य में लिखा था, इससे पहले 2 वाक्य बिल्कुल उसी चरित्र के ये 2 वाक्य मैंने फिर लिखे हैं बच्चों। देखिए, वह सुबह जल्दी उठता है, उठना क्रिया हो गई, जल्दी उसकी विशेषता है, उठता है क्रिया हो गई। वह रोज 1 घंटा लिखता है। अब जैसे ही वह सुबह जल्दी उठता है, मैंने कहा किसी और बात की आवश्यकता नहीं रही, आप समझ गए कि वह सुबह जल्दी उठता है, उठने का प्रभाव किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, वह उठता है, क्रिया संपन्न हो गई, क्रिया ने अपना पूर्ण अर्थ दे दिया। लेकिन मैंने दूसरे उदाहरण में लिखा कि वह रोज 1 घंटा लिखता है। तो लिखता है तो तुरंत सवाल उठाया, क्या लिखता है? तो जवाब आया पत्र। मतलब कि लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। मतलब कि क्रिया कुछ कहना चाह रही है कि मैं जो संपन्न हो रही हूं, क्रिया संपन्न हो रही हूं, उसका प्रभाव आपको किसी चीज पर दिख रहा है। लिखने का प्रभाव पत्र पर दिख रहा है। एक कागज है, उस पर कुछ लिखा जा रहा है, उस पर प्रभाव दिख रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर दिखाई देता है, या क्रिया जिस पर भी अपना प्रभाव डालती है, वह क्रिया का कर्म होता है। अगर आप इतने पर भी क्रिया के कर्म को नहीं पहचान पाते हैं, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम क्रिया के कर्म को पहचान सकते हैं। उदाहरण में यही रहने देता हूं, क्योंकि बार बार अगर मैं उदाहरण लिखूंगा तो आपका समय मैं लूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपका समय लिया जाए। मैंने आपके लिए 2 सवाल लिखे हैं यहां पर। इस सवाल को चाहें तो आप भी नोट कर लें। किसी भी वाक्य में हम क्रिया से 2 प्रश्न करते हैं, क्या और किसको। ये 2 सवाल आप लिख लीजिए, क्या और किसको। हम अभी ये सवाल इस क्रिया से करने वाले हैं। जैसे ही कोई वाक्य आपको दिया जाए जिसमें आपको पहचानना है कि इसमें जो क्रिया है वह सकर्मक है कि अकर्मक है, मतलब कि क्रिया का कर्म है कि नहीं है, तो आप उस क्रिया से सवाल करेंगे क्या और किसको। अगर इन दोनों में से किसी का भी जवाब मिल जाता है तो जो जवाब मिलेगा वही कर्म होगा। देखिए, मैं तीसरा तरीका आपको बता रहा हूं कर्म को पहचानने का। आप क्रिया से सवाल करिए। अब आइए मैं इसको करके दिखाता हूं। वह सुबह जल्दी उठता है, उठता है, उठना क्रिया। उठना क्रिया से आप ये 2 सवाल करिए। मैंने क्या क्या सवाल कहा? क्या, और दूसरा सवाल है किसको।
ये दो सवाल मैंने आपको दिए। चलिए क्रिया से करिए। वह सुबह जल्दी उठता है। सवाल करिए, क्या उठता है, किसको उठता है? वह सुबह जल्दी उठता है, क्या उठता है? वह सुबह जल्दी उठता है, किसको उठता है? दोनों ही सवाल गलत हो गए। दोनों ही सवाल वाकई गलत हो गया, एकदम अजीब तरह का लग रहा है। वह सुबह जल्दी उठता है, क्या उठता है? वह सुबह जल्दी उठता है, किसको उठता है? दोनों ही सवाल, वाक्य भी सही नहीं बना, प्रश्न भी सही नहीं बना, उत्तर पाने की तो बात ही दूर है। मतलब ये कि जब दोनों ही सवालों का जवाब नहीं निकला तो इसका मतलब है कि यहां पर कर्म नहीं है। अब ये दूसरे वाक्य में देखिए, वह रोज 1 घंटा लिखता है। यहां पर भी आप सवाल करिए, क्या लिखता है, किसको लिखता है? देखिए यहां पर आप क्रिया से सवाल करिए, वह रोज 1 घंटा लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। किसको लिखता है? मोहन को। दोनों का ही संभावित उत्तर मिल गया बच्चों। तो कर्म को अब जो उत्तर मिला वह क्या लिखा, वह किसको लिखा? वह रोज 1 घंटा लिखता है, वह क्या लिखता है? पत्र लिखता है। पहला तो कर्म ये हो गया, ठीक है। वह किसको लिखता है? मोहन को, ठीक है। दोनों ही प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से जब हम क्रिया से क्या अथवा किसको सवाल करते हैं, जब हम क्रिया से ये पूछते हैं क्या और किसको, तो जब क्रिया का कर्म होता है तो सही प्रश्न बन जाता है और उत्तर भी मिल जाता है। लेकिन जब क्रिया का कर्म नहीं होता है तो प्रश्न ही अटपटा सा लगने लगता है, तो क्रिया का कर्म दिखाई नहीं देता है। तो जब मैं इतनी सारी बातें आपको बताया तो आप ये समझ गए होंगे कि कर्म क्या है और क्रिया क्या है, और कर्म और क्रिया में एक स्पष्ट अंतर क्या है। क्रिया क्या है? किसी कार्य के करने या होने का बोध जिस शब्द से हुआ करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और कर्म क्या है? क्रिया करने का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है, हम जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस वस्तु पर दिखाई दे रहा है वह वस्तु कर्म है। अब समझ में आ गया आपको कि कर्म और क्रिया क्या हुआ करती है, ठीक है। लिखने की जरूरत तो यहां पर नहीं है, तो चलिए मैं इसे मिटाता हूं। लेकिन मिटाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, यहां हम कर्ता की भी पहचान कर लेते हैं। जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाती है वह करता है। वह 1 घंटा लिखता है, ये करता है। तो जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाती है वह जो क्रिया संपादित करता है, वह संज्ञा जो क्रिया को संपादित करती है, वह सर्वनाम जो क्रिया को संपादित करती है, कर्ता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इन उदाहरणों से आपने 3 चीजों को समझ लिया होगा। कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, और अगर क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ रहा है तो वह कर्म है, तो कर्म क्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपके सामने 3 चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, कर्ता, क्रिया और कर्म। अब इन 3 चीजों को जानने और समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल रास्ता आसान होगा। ठीक है बच्चों, पद परिचय में जब हम क्रिया की पहचान करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि यह शब्द क्रिया है कि नहीं है। अगर क्रिया है तो आप लिखेंगे क्रिया। फिर आपको यह पहचानना होगा कि इस क्रिया का कर्म है कि नहीं। अगर क्रिया का कर्म दिखाई देगा तो आप लिखेंगे सकर्मक। यदि क्रिया का कर्म नहीं दिखाई देगा तो आप लिखेंगे अकर्मक। फिर आप बताएंगे कि उस क्रिया का कर्म जो दिख रहा है वो कौन सा है। ठीक है, फिर लिंग, वचन और जो दूसरी चीजों का प्रभाव है उस पर, उसे आप स्पष्ट करेंगे। तो अब इसे मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं।
बच्चों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ उदाहरण आपको और बताना चाहता हूं। मेरे पास व्याकरण की किताब है, मैं किताब लेकर के ही आपको पढ़ाता हूं, ताकि ढेर सारे उदाहरण आपसे मैं पूछ सकूं। यह संभव नहीं होगा कि मैं बहुत सारे उदाहरण यहाँ लिखूं, लिखने में ही समय जाएगा। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत सारे उदाहरणों पर हम यूं ही चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वयं से कुछ उदाहरण देखा करिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना ध्यान देते होंगे। कुछ ही बच्चे होंगे जो बहुत गंभीरता से ध्यान देते होंगे, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 4-5 उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे, मोहन कबूतर उड़ा रहा है। उड़ाना क्रिया हो गई। सवाल करिए, क्या उड़ा रहा है, किसको उड़ा रहा है? मोहन कबूतर उड़ा रहा है। क्या और किसको का जवाब मिल गया? क्या का जवाब मिल गया और किसको का भी जवाब वही है, कबूतर को उड़ा रहा है। मतलब कि यहां पर कबूतर कर्म है और उड़ाना क्रिया है। फिर देखिए, किताब मेज पर है। फिर मैं दोबारा पढ़ता हूं, किताब मेज पर है। इसमें क्रिया आपको कौन सी दिखाई दे रही है? आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। होना भी एक क्रिया है, तो यहां पर जो है शब्द है वह क्रिया। तो होना भी एक क्रिया है और यहां पर है शब्द जो है वह क्रियापद है। ठीक है, अब आप उससे सवाल करिए क्या और किसको, तो जैसे ही है से सवाल करिएगा तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा कि किताब, तो किताब कर्म है। इसी तरह से आप देखिए, कुछ उदाहरण मैं आपको और स्पष्ट करता हूं। वह आता है। आना क्रिया हो गई। क्या आना, किसको आना, नहीं पता चला। वह आता है, तो आप कहेंगे सर वह तो करता है ना। क्या आना, किसको आना, उत्तर नहीं मिला, वाक्य अटपटा लग रहा है, कर्म नहीं है। एक और उदाहरण देखिए, बच्ची रो रही है। रोना क्रिया है। सवाल करिए, क्या रोना, किसको रोना, उत्तर नहीं मिला, क्रिया का कर्म नहीं है। फिर कुछ उदाहरण देखिए, बच्चे ने पिताजी को गाना सुनाया। बच्चे ने पिताजी को गाना सुनाया। क्या सुनाया, किसको सुनाया, दोनों ही प्रश्नों का जवाब मिल गया, तो दो दो कर्म यहां पर हो गए। जब क्या और किसको दोनों का ही उत्तर मिल जाता है, जैसे उदाहरण में दिया ना, बच्चों ने पिताजी को गीत सुनाया। तो क्या सुनाया, गीत सुनाया। किसको सुनाया, पिताजी को सुनाया। तो पिताजी भी कर्म हो गए और गीत भी कर्म हो गया। तो इस तरह से बच्चों, आप थोड़ा सा उदाहरण है, अनेक उदाहरण है, उन्हें आप ध्यान दीजिए, तो कर्म क्या होता है, कर्म की पहचान कैसे होती है, ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब चलिए, कर्म के आधार पर हम क्रिया के कितने प्रकार होते हैं जरा इस पर बात करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वह है सकर्मक क्रिया। ठीक है, और जो दूसरा प्रकार है वो है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे और अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? बहुत ही आसान मामला है यहां पर, इससे आसान मामला हो ही नहीं सकता। देखिए, सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका अपना कोई कर्म होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका कर्म हमें दिखाई नहीं देता, जिसका अपना कोई कर्म नहीं होता, वह क्रिया स्वयं में ही पूर्ण होती है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया, कर्म, कभी कभी क्रिया में एक कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया एक कर्मक हो जाती है, और कभी कभी 2 कर्म दिखाई देने लगते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कुछ उदाहरणों से यहां पर हम सकर्मक क्रिया को समझते हैं।
बांसुरी बजाता है। अब इन चार उदाहरणों पर बच्चों आप गौर कीजिए। बहुत ही आसान मामला है, हम सकर्मक क्रिया की बातचीत कर रहे हैं। यहां पर देखिए, पहले हम क्रिया पहचाने। मोहन बजाता है। क्या बजाता है? हमने क्या और किसको, ये आप याद रखिएगा बच्चों। क्या और किसको बहुत काम आने वाली चीज है। क्या और किसको बहुत काम आएगी आपको हमेशा। पद परिचय के अलावा भी जब हिंदी व्याकरण की कोई बात होगी और क्रिया में आपको कर्म पहचानना होगा, सकर्मक अकर्मक पहचानना होगा, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है। मोहन बांसुरी बजाता है। क्या बजाता है? किसको बजाता है? क्या, बांसुरी, कर्म हो गया। तो क्रिया का कर्म दिखाई दे रहा है, मतलब यह इस वाक्य में जो क्रिया है, बजाना क्रिया, वह सकर्मक है। इसमें देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। सवाल करिए, क्या किसको? मैं क्या पढ़ रहा हूं? पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो पुस्तक कर्म, माने कि पढ़ना क्रिया के लिए क्या और किसको में से उत्तर मिल गया, पुस्तक। यानी पढ़ने का कर्म जो है वो पुस्तक है, इसलिए पढ़ना क्रिया भी सकर्मक है। वह उड़ा रहा है। उड़ाना क्रिया, क्या उड़ा रहा है? गुब्बारे उड़ा रहा है। उत्तर मिल गया कि गुब्बारे उड़ा रहा है। गुब्बारा कर्म, सकर्मक क्रिया। हम देख रहे हैं। देखना क्रिया, क्या देख रहे हैं? सिनेमा देख रहे हैं। देखने का प्रभाव सिनेमा पर पड़ रहा है। क्या और किसको में देखने का उत्तर क्या मिल गया? सिनेमा, यानी ये सकर्मक है। मतलब कि क्या और किसको में यदि किसी एक का भी उत्तर आपको मिल जाता है तो वहां पर क्रिया सकर्मक होती है और एक कर्म दिखाई दे रहा है आपको हमेशा। सभी चारों उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि एक ही कर्म दिखाई दे रहा है, दो कर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर क्रिया सकर्मक है और एक कर्मक है। सकर्मक तो है ही है कि कर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कर्मक है। कभी कभी क्रियाएं द्विकर्मक भी होती हैं, दो कर्मक भी होती हैं, कुछ भी कह लीजिए आप उसे। चूंकि दो प्रश्न हम कर रहे हैं, दोनों का यदि उत्तर मिल जा रहा है तो क्रिया द्विकर्मक हो जाती है। ठीक है, कैसे मैं यहां पर लिखता हूं और उसके बाद फिर उसमें हम लोग देखते हैं, दो कर्मों की पहचान करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ ढेर सारे उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। अब इन पंक्तियों में जो क्रिया है, जो क्रिया संपन्न हो रही है, उससे आप ये दो सवाल करिए, क्या और किसको। अब तक तो आपको सवाल करना आ गया होगा।
मैंने अनेक उदाहरण में ये सवाल करके दिखाया है आपको। तो क्रिया से कैसे सवाल करना है, मुझे मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इन 4 पंक्तियों में आइए हम सबसे पहले क्रिया की पहचान करते हैं, और क्रिया की पहचान करने के बाद फिर हम ये जानेंगे कि वह क्रिया एक कर्मक है कि द्विकर्मक है। यदि हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाता है तो हम ये समझ जाएंगे कि क्रिया द्विकर्मक है, और किसी एक का उत्तर मिलता है तो हम ये समझ जाएंगे कि क्रिया एक कर्मक है, और अगर किसी का भी उत्तर नहीं मिलता है तो हम ये समझ जाएंगे कि क्रिया सकर्मक है ही नहीं। ठीक है, चलिए आइए खोजते हैं। चलिए यहां पर मैं क्रिया की पहचान करता हूं। ठीक है, यहां पर बताना क्रिया है, बताइए, लाल रंग से और अच्छा समझ में आएगा। बताना क्रिया है बच्चे यहां पर। अब इससे सवाल किया हमने क्या, तो पहला क्या पूछा तो बात, किसको पूछा तो गीता को। तो क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल गया। मैंने बताई, क्या बताई, बात बताई, पहला कर्म। किसको बताई, गीता को बताई, दूसरा कर्म, द्विकर्मक। यहां देखिए, उसने श्रोताओं को गीत सुनाया। तो यदि श्रोताओं को गीत हटा दीजिए तो मुख्य क्रिया जो संपादित हो रही है वो सुनाने की क्रिया संपादित हो रही है बच्चों। पहला प्रश्न, उसने सुनाया, क्या सुनाया, गीत, पहला कर्म। किसको सुनाया, श्रोताओं को सुनाया, द्विकर्मक। समझिएगा, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, पढ़ाना क्रिया। क्या पढ़ाया, यहां पर क्या पढ़ाया उत्तर नहीं मिला, तो अब देखिए किसको पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, एक कर्मक। लेकिन अगर यही वाक्य रहता कि शिक्षक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, तो द्विकर्मक हो जाता है। तो देखिए यहीं पर आप समझ धोखा खा जाएंगे कि अचानक द्विकर्मक पढ़ते पढ़ते ये भी द्विकर्मक ही होगा और आप फट से कह दें द्विकर्मक नहीं। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, पढ़ाना क्रिया। क्या क्या पढ़ाया नहीं पता है, किसको पढ़ाया, छात्रों को। क्या पढ़ाया, पाठ। तो यहां पर तब अगर पाठ वाक्य में दिया हुआ है, दो कर्म आपको दिख रहे हैं, तभी आप द्विकर्मक बताएंगे। बच्चों ने पिताजी को गाना सुनाया, सुनाना क्रिया। यहां पर कौन सी क्रिया हो गई, सुनाना। क्या सुनाया, गाना सुनाया। किसको सुनाया, क्या किसको, किसको सुनाया, पिताजी को सुनाया। दो कर्म दिखाई दिए। तो जब दो कर्म दिखाई देते हैं तो क्रिया द्विकर्मक होती है। तो इस तरह बच्चों सकर्मक क्रिया में हमने एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया की पहचान कर ली। अब क्रिया का जो दूसरा प्रकार है वह है अकर्मक क्रिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसे बताने की जरूरत है आपको, क्योंकि जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, क्या और किसको दोनों में से किसी का उत्तर नहीं मिलता, तो वहां पर क्रिया अकर्मक होती है। लेकिन फिर भी चूंकि हम सकर्मक क्रिया पढ़े हैं, इसलिए हम एक बार अकर्मक क्रिया के भी कुछ 3-4 उदाहरण यहाँ लिखकर उससे क्या और किसको सवाल करके देख लेते हैं कि जवाब किस प्रकार नहीं मिलता है तो कैसे क्रिया अकर्मक हो जाती है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसे मिटाता हूं, कुछ उदाहरण लिखता हूं, फिर बात करते हैं। अब बच्चों इन 4 उदाहरणों पर आइए हम गौर करते हैं।
पहला उदाहरण है, वह रोज घर आता है, गीता उस पर हंसेगी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्ची सुखपूर्वक सो रही है। ठीक है, पहले तो हम इसमें क्रिया की पहचान करें कि क्रिया कौन सी है। वह रोज घर आना, घर आता है, घर आना क्रिया हो गई या आना क्रिया हो गई। गीता उस पर हंसेगी, हंसना क्रिया हो गई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्रिया हो गई। बच्ची सुखपूर्वक सो रही है, सोना, सो रही है क्रिया। अब आइए हम इससे जो हमारा सवाल है, जो हम सवाल हर क्रिया से कर रहे हैं, क्या और किसको, इस फॉर्मूले को यहां पर भी हम आजमाते हैं। आइए आजमाया जाए। वह रोज घर आता है, क्या आता है, किसको आता है। प्रश्न सही नहीं लगा। वह रोज घर आता है, वह रोज क्या आता है, वह रोज किसको आता है। प्रश्न सही नहीं हुआ, अकर्मक क्रिया। गीता उस पर हंसेगी, गीता क्या हंसेगी, गीता किसको हंसेगी। प्रश्न सही नहीं जमा, कर्म दिखाई नहीं दिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, सही प्रश्न नहीं बना, क्रिया अकर्मक है। बच्ची सुखपूर्वक सो रही है, बच्ची क्या सो रही है, बच्ची किसको सो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम क्रिया से क्या और किसको सवाल करते हैं और क्रिया का उत्तर प्राप्त नहीं होता है, क्या और किसको प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं होता है, क्रिया को उत्तर नहीं मिलता है ना। प्रश्न उससे जो किया जाता है, क्रिया से वो जवाब नहीं मिलता है, माफ करिएगा, क्रिया से जवाब नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्रिया संपूर्ण है, फिर उससे किसी और दूसरी चीज की जरूरत नहीं है अपना अर्थ देने के लिए, तो वहां पर वह क्रिया अकर्मक होती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। और देखिए, वैसे तो परीक्षा में इतनी ही बातें पूछी जाती हैं। अब क्रिया पर लिंग वचन का प्रभाव अगर आप देखें तो जैसे जाता है यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग है, जाती है यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग है, तो लिंग और वचन, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। जाते हैं बहुवचन हो गया, जाता है एक वचन हो गया, तो लिंग और वचन का भी प्रभाव हमें क्रिया पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप क्रिया का पद परिचय दें तो क्रिया, क्रिया का प्रकार, है ना, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक है तो कौन सा कर्म है, अकर्मक है तो कर्म देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्ता कौन है क्रिया का वो देना आपको जरूरी है। फिर लिंग वचन, है ना, लिंग क्या है और वचन क्या है। जब इतनी चीजें आप क्रिया के बारे में बता देंगे तो क्रिया का पद परिचय आपका पूरा हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पर एक ही उदाहरण, दो उदाहरण में आपसे पद परिचय लिख के दिखाता हूं कि पद परिचय हम कैसे लिखेंगे। यहीं पर मैं इन दो उदाहरणों को बच्चों मैं छोड़ दिया, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। आता है और हंसेगी। प्रश्न आएगा कि रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। तो आप सबसे पहले रेखांकित पद को अलग से लिख लेंगे। आता है और दूसरा लिखेंगे हंसेगी। ये जब आप दोनों लिख लेंगे उसके बाद आप इसका पद परिचय देंगे। तो पद परिचय क्या देंगे आप? आता है, आना क्रिया, तो आप सीधे लिखेंगे क्रिया। अब कौन सी क्रिया है? वह रोज घर आता है, क्या आता है, किसको आता है, नहीं जमा,
उत्तर नहीं मिला मतलब कर्म नहीं है, मतलब क्रिया अकर्मक है, आप लिखेंगे अकर्मक। अब क्रिया का कर्ता कौन है? वह रोज घर आता है, घर आने का काम कौन कर रहा है? वह। ठीक है, तो क्रिया का कर्ता कौन है? वह कर्ता, वह कर्ता की क्रिया। अब आइए, वह रोज घर आता है, पुल्लिंग। वह रोज घर आता है, एक वचन। बस आपका यहां पर पद परिचय पूरा हो गया। आपने बता दिया क्रिया है, क्रिया का प्रकार अकर्मक है, वह कर्ता की क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब कर्म तो है नहीं, तो कर्म की पहचान भी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से हंसेगी, हंसना क्रिया, तो क्रिया। क्या हंसेगी, किसको हंसेगी? उत्तर नहीं मिला, अकर्मक। हंसना क्रिया कौन संपादित कर रहा है? गीता उस पर हंसेगी, मतलब कि काम को करने वाली गीता है, मतलब गीता क्या हो गई? कर्ता। तो गीता कर्ता की क्रिया। ठीक है। लिंग, हंसेगी स्त्री, स्त्रीलिंग। हंसेगी, अगर हंसेंगी तो बहुवचन होता, हंसेगी एक वचन। इतना पर्याप्त है, इतना आप लिखते हैं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो एक मोटी बातें थी क्रिया को समझने की, कि क्रिया का पद परिचय हम कैसे देते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब कुछ और बातें हैं, जैसे कि हम क्रिया के स्थान के आधार पर हम समापिका और असमापिका कहते हैं, और क्रिया किसकी प्रेरणा से संपन्न हो रही है, तो उस आधार पर हम क्रिया का 3 रूप मानते हैं। क्रिया का मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और समापिका और असमापिका। मुझे लगता है कि आज मैंने आपका काफी समय ले लिया है, तो इस कक्षा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम समापिका, असमापिका और प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और मूल क्रिया और उस क्रिया का पद परिचय कैसे होगा, यह हम सब करेंगे। इस कक्षा में हम यहीं पर अपनी बात को रोकते हैं, यहीं पर बात को विराम देते हैं। अगर कोई परेशानी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, या व्हाट्सएप से पूछ लीजिए, या मुझसे फोन पर बातचीत करके पूछ लीजिए। उम्मीद है आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। नमस्कार।